मैक्रो इकोनॉमिक होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है कि जो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे जो पेमेंट देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक हाउस होल्ड जो रहता है, एक कोई भी फैमिली जो है वो यहाँ पे डेली बेसिस पे किस पे खर्चा कर रही है, कि जैसे यहाँ पे बिस्किट का पैकेट लिया, आटा लिया, ये सब लिया, ठीक है? वो जो रहता है वो यहाँ पे पूरा जो उससे डीलिंग हम करते हैं रेगुलर वाले बेसिस पे, उस पे उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी किस बात पे रहती है? जो आपके लार्जर जो कंपोनेंट्स रहते हैं इकोनॉमी में, ठीक है? इंटरेस्ट रेट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये जो लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम किस में डील करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती है, ठीक है? फिर अब जो पॉलिसी है ये यहाँ पे किससे रिलेटेड होती है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई की, हम यहाँ पे मनी सप्लाई को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आरबीआई जो है यहाँ पे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। एक तो यहाँ पे क्वांटिटी मैनेज करता है, एक यहाँ पे क्वालिटी मैनेज करता है। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है? तो एक तो यहाँ पे आपने जितना हमने मनी सप्लाई देखा था पूरा इकोनॉमी में, ठीक है? और वो उस मनी सप्लाई की यहाँ पे पूरा M1, M2, M3, M4, और M0, ये पांचों जो यहाँ पे मनी जो थे, पांचों जो यहाँ पे मनी के कंपोनेंट थे, M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है? इन सब का यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इनका पूरा रेशियो रहेगा इकोनॉमी में, ये यहाँ पे किससे देखा जाएगा? यहाँ पे इसके क्वांटिटी से देखा जाएगा। क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है? तो इसको यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे। क्वालिटेटिव क्या रहेगा? क्वालिटेटिव ऐसी मतलब जो बातें होती हैं आरबीआई की, या फिर कुछ यहाँ पे किसी को बोल के करना, ठीक है? तो मतलब वहाँ पे कोई क्रेडिबल यहाँ पे हम उस पे वो नहीं ले रहे हैं, बस हम बातों से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं लोगों को। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे इलॉन मस्क अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि मैं फ्यूचर नहीं देखता बिटकॉइंस में, या फिर वो किसी कंपनी की यहाँ पे बुराई कर देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे उस बिटकॉइन की या फिर उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है ना? सब लोग क्या करते हैं? उसको बेचना चालू कर देते हैं। ऐसी किसी कंपनी की अगर बुराई कर देते हैं कि इस कंपनी में मुझे यहाँ पे इसका ग्रोथ नहीं दिखता है, तो वहाँ पे जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे वो उसके शेयर्स बेच के चले जाएंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वालिटी का मतलब एक एसेंस ये होता है कि आप बोल के किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है? क्वांटिटी से नहीं कर रहे हो डायरेक्टली। ओके। तो देखो यहाँ बहुत बारी क्वेश्चन में पूछते हैं कि कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वालिटी याद रखना, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है? तो ये आपके क्या रहेंगे? तो क्वालिटी, देखो क्वालिटी तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आरबीआई बोलेगा। मॉरल सुएशन क्या होता है कि भाई जैसे रघुराम राजन जो थे, ठीक है, 2014 में के आसपास जब वो यहाँ पे गवर्नर थे, तो वो यहाँ पे बैंक्स को बोलते थे, उनके पास बहुत सारे एनपीएस हो गए थे, लेकिन जो बैंक्स होते थे वो अपने एनपीएस को छुपाते थे। तो यहाँ पे आरबीआई ने बहुत सारी यहाँ पे उसको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने टूल्स लाए थे, और उन्होंने यहाँ पे बोला भी था कि देखो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और बैंक शुड कम आउट कि आपके पास कितने ज़्यादा एनपीएस हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे शो करना चाहिए। तो बैंक हेल्थ के बारे में उस टाइम वो बात करे, तो मतलब ऐसे बोल के किसी को इन्फ्लुएंस करना, ये मॉरल सुएशन होता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आपने सेलेक्टिवली पूरा यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलेक्टिव कंट्रोल करें। मेनली यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे मॉरल सुएशन रहता है कि बोल के आप बात कर रहे हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जिनसे भी कंट्री में यहाँ पे जो मनी का वैल्यू है वो कंट्रोल होगा, वो हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जैसे कि बैंक का अपना रेट, रेपो रेट, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको हम देखते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है? ओके, देखो बैंक रेट क्या होता है? यहाँ पे बैंक रेट मतलब bank when borrow long term funds from the RBI they have to pay this much interest rate to the RBI। हमने देखा था कि जो RBI है वो यहाँ पे बैंकर्स का बैंक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बैंक्स हैं ये पर्टिकुलरली आरबीआई से किसी रेट पे यहाँ पे विड्रॉ कर रहे होंगे पैसा। तो जिस रेट पे यहाँ पे जो बैंक्स हैं,
ठीक है। ये बैंक्स जो पूरा जो जिस रेट पे यहाँ पे आप मान लो 4% इंटरेस्ट रेट पे ये आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, तो ये जो 4% हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है। कोलेट्रल हम क्या देते हैं, यहाँ पे जो कोलेट्रल रहता है कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, नील रहता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैंक अगर उधार लेती है आरबीआई से तो उसको बदले में यहाँ पे गिरवी कुछ भी नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सिक्योरिटी एसेट नहीं रखना पड़ता है। सिंपली आप यहाँ पे आप अपना जैसे भी उस पे ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप जाके उससे आरबीआई से आप ले सकते हो। Simply, bank rate refers to the official interest at which the RBI provides loan to the banking system. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बैंक रेट इज ऑल्सो यूज एज अ सिग्नल बाय आरबीआई टू कम्युनिकेट इंटरेस्ट लेवल टू द कमर्शियल बैंक। देखो इसको यहाँ पे जिस रेट पे आरबीआई बैंक को, तो एक यहाँ से एक मैसेजिंग भी जाती है कि ठीक है ये एक अप्रोप्रिएट दाम है जिस पे आपको यहाँ पे अपना भी बैंक का रेट फर्दर रखना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप मुझसे 4% पे ले रहे हो और आप यहाँ पे जो लोग आपसे लोन ले रहे हैं, जो बैंक से लोन ले रहे हैं, आप पता चले उनको यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट से आप उनको लोन दे रहे हो। तो ये एक तरीके का यहाँ पे स्टैंडर्ड भी सेट कर रहा है कि इतना आपको ऑप्टिमल ब्याज जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है। बैंक रेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। बैंक रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एट 0.25% अबव द रेपो रेट। तो यहाँ पे बैंक रेट जो है ये यहाँ पे अपने हिसाब से आरबीआई नहीं चलता है, यहाँ पे इसने कितना यहाँ पे फिक्स कर रखा है, जितना अगर यहाँ पे रेपो रेट 4% रहेगा तो यहाँ पे बैंक रेट कितना रहेगा, 4.25%। 0.25% हमेशा ज़्यादा रहेगा रेपो रेट से ये बैंक रेट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो क्या ये आप इस बैंक रेट को क्या आप इसको इन्फ्लेशन के टूल यूज़ कर सकते हो। देखो पहला तो यहाँ पे आरबीआई का हमने जब कल फंक्शंस देखे थे तो उसमें हमने शायद मिस कर दिया था कि ये इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रहता है, यहाँ पे आरबीआई का टारगेट रहता है 4% वो यहाँ पे मेंटेन करें +-2%। मतलब 4 से आप 2% माइनस कर दो और 4 में आप 2% प्लस कर दो, मतलब कितना रहेगा, 2 से 6% तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे आरबीआई को रखना ही रखना है इस रेंज में। ठीक है, 4% के आसपास जो है आरबीआई यहाँ पे मेंटेन करती है इन्फ्लेशन को। तो ये इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए इस मनी को पूरा कैलकुलेट करके इकोनॉमी में घुमाती है। ठीक है, अब क्या ये यहाँ पे बैंक रेट जो है ये यहाँ पे इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है आरबीआई? यस मैम। है ना, कर सकती है। इसमें अगर आप मान लो कि अब यहाँ पे अगर इन्होंने इंक्रीज कर दिया बैंक रेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक्स के पास पैसे कम रह जाएंगे, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है, जब यहाँ पे बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा आरबीआई को, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बैंक के पास लेंडिंग के लिए पैसा कम रह जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे लेंडिंग के लिए पैसा कम रह जाएगा बैंक के पास, फिर क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी में जो आपका मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही मनी सप्लाई कम होगा लोगों के पास कम पैसे होंगे, लोगों के पास कम पैसे होंगे तो लोग कम खरीदना शुरू करेंगे, तो इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आप कहो कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो मुझे तो अब यहाँ पे कोई ऊंचे दाम में भी बेचेगा तब भी मैं उसको खरीदूंगी, है ना। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता है जैसे मनी सप्लाई यहाँ पे इकोनॉमी में बढ़ता है। ठीक है, तो आपको बस यस मैम। बेसिक ये याद रखना है, कोई भी टूल हो, अगर उस टूल को आपका ये देखना है कि उस टूल से क्या हो रहा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम हुआ, ठीक है, अगर बढ़ा तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको रख के सारे टूल्स जो हैं ये इन्हें देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक रेट। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे इसके
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। तो ये क्या है? इट इज़ अ टूल इन मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली बाय आरबीआई दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज अग्रीमेंट और फॉर द बैंक्स टू मेक लोन्स टू द आरबीआई थ्रू द रिवर्स रेपो अग्रीमेंट, ठीक है। इसके थ्रू भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैंक्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बोरो कर रहे हैं मनी एक रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज अग्रीमेंट, और फॉर अ बैंक टू मेक लोन्स टू आरबीआई थ्रू दी रिवर्स रेपो अग्रीमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक है और जो यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, इनका आपस में यहाँ पे जो लेन देन चल रहा है, यहाँ पे आपस में जो लेन देन चल रहा है, एक यहाँ पे सिक्योरिटी अग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, कि आप मुझे इतना दोगे, मैं आपको इतने इतने दिन बाद वापस करूँगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कभी कभी होता है कि यहाँ पे बैंक को एकदम इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप मान लो कि आज कल की डेट में यहाँ पे बैंक को अपना एक इमीडिएट लोन देना है, ठीक है। अब बैंक के पास इमीडिएटली यहाँ पे पैसा तो आएगा नहीं कि यहाँ पे लोग अचानक से जाके यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे और यहाँ पे क्रेडिट जो है, यहाँ पे बैंक में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ क्या होता है, ये यहाँ पे 2011 और 12 के समय पे इसी मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट है, ये आया आया था। इसमें क्या है, अगर यहाँ पे बैंक को एक रात के लिए यहाँ पे ओवरनाइट यहाँ पे लोन चाहिए होता है, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये जो बैंक्स हैं ये यहाँ पे बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। अच्छा, अब इसकी क्या कोई लिमिट है यहाँ पे कि मतलब कितना भी यहाँ पे पैसा मांग लो आरबीआई से? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इन ये जो है अपना 1% ही मान सकते हैं, ये जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ रहती हैं एनडीटीएल फ्रॉम आरबीआई। अच्छा, अब ये नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ ये रहती हैं जितना यहाँ पे लोगों का पैसा है, ठीक है, बैंक ने कमिट कर रखा है। मैं यहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे एफडी खुलवाई है, आरडी खुलवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का यहाँ पे टाइम लाइबिलिटी है कि आप इसको 3 साल में या 1 साल में इस पैसे को वापस करोगे लोगों को इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो पूरा पैसा रहता है जो एक लाइबिलिटी है, ठीक है, एक तो डिमांड की लाइबिलिटी है जो लोगों ने सेविंग बैंक से लोग पैसा निकालते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट से, और प्लस यहाँ पे जो टाइम लाइबिलिटी है जो यहाँ पे आरडी एफडी के फॉर्म में लोगों ने पैसा डिमांड जो यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। क्यों? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई जिम्मेदारी, कुछ यहाँ पे आपको जो वापस करना है, ठीक है। तो ये जो लाइबिलिटीज़ रहती हैं टोटल एक अमाउंट बनाती होंगी बैंक में कि हमारे पास इतना लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, उसका आप 1% यहाँ पे एक रात में बोरो कर सकते हो आरबीआई से इस फैसिलिटी के अंडर, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होती है। समझ आ गया क्या होती है एमएसएफ? Yes, ma'am. ओके। MSF would be the last resort for the banks once they are exhaust all borrowing option including the liquidity adjustment facility pledging through the government securities which has lower rate repo rate of the interest rate comparison to the MSF। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे लगातार विड्रॉ करते रहेंगे। ये जो बैंक्स हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये लास्ट ऑप्शन की तरह इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो MSF का यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे पहले ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसके अंदर यहाँ पे ये अग्रीमेंट करके यहाँ पे आरबीआई से पैसे उधार ले लें। अगर इसमें भी कुछ वर्कआउट नहीं करता है तब जाके यहाँ पे ये इमरजेंसी वाली फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप यूज़ करते हो इसमें। Okay, MSF would be a penal rate for bank, and banks can borrow funds by pledging government securities within the limit of statutory liquidity ratio, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक जो है इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप
पूरा यहाँ पे एक तो यहाँ पे 1% आप ओवरनाइट विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अगर आप नहीं चुका पाते हो, आपने माना कि आपको यहाँ पे 14 दिन में आपको ये यहाँ पे चुकाना है, ठीक है, तो उसमें एक पीनल रेट भी रहेगा, मतलब एक सज़ा वाला रेट भी रहेगा। हो सकता है उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े, ठीक है। और प्लस यहाँ पे LAF में तो हम यहाँ पे जब रिवर्स रेपो रेट में जब हम परचेज करते हैं, तब मैं अब आगे बताऊंगी वो ये रिवर्स रेपो रेट वगैरह क्या होता है। लेकिन हम ये जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आरबीआई जो है, आरबीआई के पास बैंक्स कुछ कोलेट्रल नहीं रख रही है, ठीक है। लेकिन जब हम ये इमरजेंसी फैसिलिटी को यूज़ करके जब बैंक्स यहाँ पे उधार लेती हैं आरबीआई से, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पे आरबीआई के पास एज अ कोलेट्रल रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वही होती हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट रहता है। यस मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो बस इसमें यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है, यही इसको कंट्रोल करने का यहाँ पे मकसद रहता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे MSF जो है, यहाँ पे हर दिन यहाँ पे बैंक्स जो हैं इमरजेंसी लोन ले सकते हैं आरबीआई से, सिर्फ सैटरडे को छोड़ के। मतलब अगर आज लेना है तो सैटरडे को नहीं ले पाएंगे ये लोग, ठीक है। मंडे टू संडे को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट विच कैन बी असेस्ड थ्रू MSF इज़ 1 करोड़ एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़, ठीक है। तो जैसे ATM में आप पैसे निकालते हो ना कि 500 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे जो नोट है वो निकलेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 करोड़ या 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ही जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे आरबीआई से MSF इंस्ट्रूमेंट के अंडर पैसा उधार ले सकती हैं, ठीक है। 1 करोड़ से कम नहीं यहाँ पे आप परेशान कर सकते हो। Okay, MSF represent the upper band of the interest corridor and reverse repo as the lower band of the reverse repo in the middle. MSF जो है ये यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट वाले जो पूरा यहाँ पे रेंज रहती है, एक बैंक रेट होता है, ठीक है। तो बैंक रेट जो रहेगा वो यहाँ पे कितना रहेगा, रेपो रेट में +0.25 जोड़ दोगे वो रहता है। तो इसमें भी ये जो जितने जितने सारे भी रेट्स हैं, उनमें सबसे ऊपर जो यहाँ पे हाईएस्ट रेट रहता है वो यहाँ पे रहता है MSF, ठीक है। ओके, यस मैम। हाँ मैम देखो, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम बैंक रेट मतलब कि जो आरबीआई से लोन ले रहे बैंक, तो उनकी जो इंटरेस्ट लग रही है वो हो गई बैंक रेट। हाँ, जो यहाँ पे आरबीआई जितनी इंटरेस्ट रेट ले रहा है, मतलब जितना पैसा इंटरेस्ट, जितनी इंटरेस्ट पे यहाँ पे उधार दे रहा है बैंक्स को, वो इंटरेस्ट जो होती है वो यहाँ पे बैंक रेट हो जाती है। और मैम रेपो रेट भी तो वही होती है ना कि आरबीआई सेट करती है उनके लिए कि इससे ज्यादा मतलब कम इंटरेस्ट नहीं होगा या इससे ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, वो होती है, लेकिन इनकी क्या है, डिफरेंस होता है इनके रेट में। मतलब जो हमारा बैंक रेट रहेगा, बैंक रेट कितना रहेगा, यहाँ पे जो बैंक रेट रहेगा वो आपका 0.25 जो है उससे ज़्यादा ही रहेगा रेपो रेट से, ठीक है। तो मतलब अगर, ठीक है, चलो मैं उसको रेपो रेट आपको समझाती हूँ, फिर उसके साथ वो आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये वरना कन्फ्यूजन होती रहेगी इसमें। देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे MSF कितना रहेगा, MSF जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 1% ज़्यादा रहेगा रेपो रेट से, ठीक है। देखो रेपो रेट क्या रहता है, यहाँ पे रेपो रेट आपका वो रह रहा है जो आपका आरबीआई लेंड करता है, जो यहाँ पे ये जो रेपो रेट क्या है, इट इज़ अ रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू इट्स क्लाइंट जनरली अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो देखो आरबीआई जो यहाँ पे लेंडिंग कर रहा है, ठीक है, किसको कर रहा है, यहाँ पे बैंक्स को कर रहा है, नॉर्मली एक रीपर्चेज अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो रेट रहता है, जो हमने ऊपर बात की थी, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बैंक रेट के केस में, ये जो है रिवर्स रेपो रेट जो यहाँ पे 0.5 बैंक रेट जो रहता है, इसी का यहाँ पे 0.5 इन्होंने ज़्यादा फिक्स कर रखा है, ठीक है। रेपो रेट नहीं समझ आ रहा है, मैं शायद सही नहीं समझा पा रही हूँ। यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, एक बारी मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है। देखो, रिवर्स रेपो रेट
होता है, एक रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई जो है, जो यहाँ पे पैसा उधार दे रही है बैंक्स को, ठीक है। रिवर्स रेट आप मान लो इसका उल्टा हो जाएगा, जिस पे आरबीआई को भी यहाँ पे कभी उधार की ज़रूरत पड़ सकती है बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे जब बैंक यहाँ पे आरबीआई को देते हैं तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, और जब यहाँ पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है तो ये क्या कहलाता है, रेपो रेट, ठीक है। ये इसका यस मैम। कॉन्सेप्ट रहता है। अब इसमें क्या है, एमएसएफ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आरबीआई जो आप मान लो 4% यहाँ पे आरबीआई का था। ये नॉर्मली बैंकों को उधार कितने रुपए पे दे रही थी, 4% पे दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि इन्हें इमीडिएटली ज़रूरत है, जब भी आपको इमीडिएटली ज़रूरत होती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये 4 की जगह यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। कितना, 1% ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पे रेपो रेट से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जो जैसा ही आरबीआई रेपो रेट सेट करेगा ना, उसी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें भी फिक्स्ड हैं। बैंक रेट भी उसी के हिसाब से फिक्स्ड है, एमएसएफ रेट भी उसके हिसाब से फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सारे रेट्स जो हैं रेपो रेट के हिसाब से ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको इसको यहाँ पे आप अपने आप ही यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आरबीआई ने रेपो रेट किया है तो उसको यहाँ पे एमएसएफ को भी आप समझ सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे अगर 5% सेट किया है तो ठीक है, हमारा एमएसएफ कितना हो गया, 6% हो गया। तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको पता होगा कि ओवरनाइट इनको नहीं उधार लेना है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। मैम एमएसएफ की कब नीड पड़ती है? एमएसएफ की यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करता है, रात में यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो अपना सेटलमेंट करते हैं पूरे ट्रांजेक्शन को। कभी कभार देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लेंडिंग ज़्यादा कर दी, लेकिन उनको यहाँ पे एसएलआर और सीआरआर भी तो मेंटेन करना पड़ता है। उनको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितना भी उनके पास क्रेडिट आ रहा है वो सब कुछ लेंड कर दें, है ना। तो कभी कभार उनको यहाँ पे रिजर्व में भी तो, इनको रिजर्व में भी तो पैसा रखना है, तो इनको यहाँ पे पूरा पूरा एक मिनिमम अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिजर्व में रखना ही पड़ता है। अब आप मान लो किसी दिन इन्होंने ज़्यादा लेंडिंग कर दी, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट कम हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये आरबीआई से उधार लेके वो उनका जो यहाँ पे कानूनी जो जिम्मेदारी है उसको यहाँ पे पूरा करेंगे, ठीक है, कि एक मिनिमम आपका बैंक में वो रहे, उनकी लाइबिलिटी है ना ओके मिनिमम मैम। रेशियो रखने की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों बैंक रेट में और रेपो रेट में अंतर क्या रहता है, अब थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। देखो एक यहाँ पे बैंक रेट, दोनों यहाँ पे आरबीआई लेंड कर रही है, ठीक है, बैंक्स को, लेकिन यहाँ पे समय का अंतर है, ठीक है। एमएसएफ भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उसमें भी यहाँ पे 1 दिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बैंक रेट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लोन्स की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेपो रेट की बात करते हैं तो ये आप मानो कि 1 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों में जिन रेट पे यहाँ पे जो आरबीआई लेंड कर रहा है बैंक्स को, 3 रेट्स रहेंगे ये। तीनों में यहाँ पे किसका अंतर रहेगा, समय का अंतर रहेगा कि किस किस ड्यूरेशन के लिए बैंक्स जो हैं यहाँ पे उधार ले रही हैं, ठीक है। तीनों में यहाँ पे अंतर समझ आ गया अब। यस मैम, अब क्लियर है। ओके ओके गुड। अब देखो बैंक रेट यहाँ पे कितना रहेगा, 0.25 प्लस रहेगा रेपो रेट के। रेपो रेट तो आरबीआई फिक्स ही करेगी, 4 पॉइंट मान लो यहाँ पे रेपो रेट 4% फिक्स कर दिया, और एमएसएफ कितना रहेगा, दिस 4% प्लस 1%, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी ड्यूरेशन को बैंक को पैसा लेना है उस हिसाब से उस रेट पे यहाँ पे ये लोग ले लेंगे। सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करेंगे यहाँ पे, रेपो रेट में लेने की बैंक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 4% है, बैंक रेट कितना है, 4.2% है, तो 4% पे लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो रहेगा वो ज़्यादा चलन में रहेगा, ठीक है, फेवरेबल रहेगा। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यही ऑब्जेक्टिव इसका रेपो रेट का क्या रहता है, रेपो रेट से क्या रहेगा, आपका मनी सप्लाई कंट्रोल रहेगा, ठीक है। आपका अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन, आपको यहाँ पे मनी जो है इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा यहाँ पे घूम रहा है, लोगों की यहाँ पे सैलरी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आरबीआई जो है इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो रहेगा, रेपो रेट जो रहेगा इसको बढ़ा देगा, ठीक है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ।
ठीक है, देखो यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ, अब यहाँ पे जो यहाँ पे बैंक्स दे रही थी 4%, आप मान लो देने लगी 5%। ठीक है, तो अब बैंक के पास क्या हुआ, पैसा यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, पैसा कम हो गया तो इसकी इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो यहाँ पे 5% का जो पूरा यहाँ पे जो पूरा असर पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि बैंक जो है अपना लेंडिंग का रेट भी बढ़ा देगा। ठीक है, अब मानो कि पहले जो लोन्स दे रहा था बैंक, वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पे मान लो कि 6% के ब्याज पे दे रहा था ये। ठीक है, लेकिन अब इनको भी ज़्यादा देना पड़ रहा है आरबीआई को, है ना, बैंक्स को, तो ये भी अब हमसे कस्टमर से ज़्यादा लेंगे, तो ये क्या करेंगे, 6 की जगह ये कर देंगे 7%। ठीक है, अब देखो इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है बैंक्स के साथ, जो हमेशा आरबीआई बोलती है कि यहाँ पे पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं होता है, रेट ट्रांसमिशन नहीं होता है, एक ही यहाँ पे टर्म यूज़ करा जाता है कि ये यहाँ पे ये पूरा ट्रांसमिशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। उससे क्या मतलब होता है आरबीआई का, देखो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे रेट बढ़ा दिए 5%, रेपो रेट कर दिया, तो बैंक भी अपने बढ़ा देता है, लेंडिंग के 7% कर देता है। लेकिन जब आरबीआई यहाँ पे पैसा कम करती है, मतलब उसने 4% से ला दिया 3%, ठीक है, तब ये बैंक अपना थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं, तब ये यहाँ पे रेट को 5% नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 से 5 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये उतना 6% रखेंगे और ये अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे और ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एनपीए की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम ना रेट कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आरबीआई ने यहाँ पे रेट बढ़ाया, तब तो इन्होंने रेट बढ़ा दिया कस्टमर्स के लिए लेंडिंग का, लेकिन जैसे ही आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट कम करती है, तो ये लोग रेपो रेट कम नहीं करते हैं, तो बैंक्स इनमें बहुत चालाकी दिखाते हैं। तो इस पूरे यहाँ पे आप कह सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पे रेट, यहाँ पे सरकार जो यहाँ पे आरबीआई लाना चाह रही है कस्टमर्स के लिए, बैंक के कस्टमर्स के लिए, तो उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये इस मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे रेपो रेट का ड्रॉबैक रहता है। ठीक है, ये होता है ट्रांसमिशन। यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब ये था ऑब्जेक्टिव रिवर्स रेपो का। क्या था रिवर्स रेपो का, आपको ये उसका उल्टा हो जाएगा जब आरबीआई यहाँ पे लोन ले रहा है, किससे, बैंक से। ठीक है, ओके, अब हम एक इसमें एक और टर्म देखते हैं, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इज अ टूल अंडर विच द आरबीआई प्रोवाइड्स 1 year to 3 year मनी टू बैंक्स एट प्रिवेलिंग रेपो रेट। देखो अभी ये एक एक आध साल पहले न्यूज़ में था, LTRO बहुत ज़्यादा टर्म न्यूज़ में आई थी। जो रेपो रेट हमने देखा था, ये शॉर्ट टर्म का लोन रहता है बैंक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लो कि कभी यहाँ पे जो आरबीआई ने है वो यहाँ पे रेट रखा 4%। ठीक है, जनरली ये नॉर्मल सही रेट है, इतना आरबीआई रखती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे आरबीआई बढ़ा भी देती है, 5% कर दिया, 6% कर दिया। ठीक है, तो आरबीआई कहती है कि मैं एक यहाँ पे एक नई फैसिलिटी लेके आया हूँ, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो रेट। आप मुझसे इतने ही परसेंट पे, ठीक है, मैं आपके लिए हर उस पे हर 2 महीने में आपके लिए फ्लक्चुएट नहीं करूँगा रेट्स जो हैं। अगर आप मेरे से ले लेते हो उधार इस LTRO पे, ठीक है, 1 साल से 3 साल की इसकी सीमा रहती है, तो इसी उसी पर्टिकुलर रेट पे, मतलब उस पर्टिकुलर रेपो रेट पे उस समय आप क्या कर सकते हो, इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। वैसे देखो रेपो रेट बदलता रहता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा LTRO में। समझ आ रहा है LTRO क्या है? यस मैम। हाँ, मतलब मैंने फिक्स कर दिया, मैंने मैंने यहाँ पे आरबीआई के साथ यहाँ पे एक सहमति जता ली कि ठीक है 4% पे ही आप मुझे 1 से 3 साल तक का लोन दे दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता है, नाम से ही समझ आ रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या है, रेपो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो हर बारी मॉनेटरी पॉलिसी का जो झंझट है कि यहाँ पे जो रेपो रेट कम बढ़ हो रहा है और उससे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो पूरा यहाँ पे बैंक पे असर पड़ रहा है, वो यहाँ पे बैंक वो फ्लक्चुएशन को कम कर सकते हैं, और जब यहाँ फेवरेबल कंडीशन रहेगी उनके हिसाब से, तो यहाँ पे लोन ले सकते हैं 1 से 3 साल तक के लिए। ठीक है, ओके,
ठीक है, देखो अब यहाँ पे रेपो रेट जो रहता है वो यहाँ पे बैंक ले रहे हैं उधार आरबीआई से, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहाँ पे जो बैंक दे रहे हैं उधार किसको, आरबीआई को, ठीक है। तो याद रखना कि आरबीआई जो है यहाँ पे जितना भी ये यहाँ पे रेपो रेट रहता है, ठीक है, उससे कम ही में लेती है। जैसे 4% रेपो रेट आरबीआई ने सेट किया है, लेकिन आरबीआई खुद जो यहाँ पे उधार लेगी वो कितना लेगी, वो यहाँ पे 4% रेपो रेट से कम रेट पे ही लेगी, 3% पे लेगी, ठीक है। मतलब जितना भी होगा हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो रहेगा वो रेपो रेट से कम रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम बनाऊं और डायग्राम से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कौन से रेट यहाँ पे कम रहते हैं, तो देखो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट रहेगा, ठीक है, सबसे छोटा, जिसमें आरबीआई उधार ले रही है बैंक से। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे रेपो रेट, ठीक है। आप मान लो ये यहाँ पे कितना रहेगा, 3% रहेगा, फिर यहाँ पे ये कितना रहेगा, 4% हमने मान लिया आरबीआई का रेपो रेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, एक बैंक रेट रहेगा। बैंक रेट कितना रहेगा, रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा यहाँ पे एमएसएफ वाला रेट, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला रेट। ये कितना रहेगा, ये रेपो रेट के 1% ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पे ये रहेगा 5%, ठीक है। तो इनमें भी सबसे छोटा यहाँ पे जो रहेगा ये रिवर्स रेपो रेट रहेगा, मतलब आरबीआई खुद जो है वो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेगा बैंक से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आरबीआई को यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ रही है, ठीक है, पैसे लेने की, तो देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक, अभी जैसे हम बात कर रहे थे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पे उस केस में क्या है, बैंक्स के पास कम पैसा हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे बैंक्स के पास ज़्यादा एक्सेस में पैसा भी तो हो सकता है ना। तो ये एक्सेस पैसा कहाँ लेके जाएंगे, ये कहते हैं कि भाई हम इन पे इंटरेस्ट ही कमा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, आरबीआई को अपना जो सरप्लस मनी जो इन्होंने कमाया है वो आरबीआई को दे देते हैं। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि मैं तुम्हारा एक तो फंड पार्क कर रहा हूँ, तो मैं और तुमको इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ, तो मैं तुमको इंटरेस्ट 4% रेपो रेट पे नहीं दूंगा, मैं तुमको कम इंटरेस्ट दूंगा। इसीलिए बैंक्स जो हैं यहाँ पे कम रेपो रेट पे यहाँ पे मान जाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के पास यहाँ पे इस वजह से सरप्लस वाला जो पैसा है वो यहाँ पे आरबीआई में पार्क कर देते हैं, ठीक है। तो समझ आया रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पे क्यों यहाँ पे रेट जो है वो यहाँ पे कम रखा जा रहा है। आरबीआई के पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है ना, वो कुछ लेंडिंग कर रहा है, वो बस पार्क कर रहा है इनका पैसा, ठीक है। और बैंक के लिए चलो 4% नहीं 3% ही सही, कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी। मैम ये सरप्लस होता है, मतलब ऐसा होता है कि बैंक भी मतलब इतना सबको लोन और प्रोवाइड करने के बाद उनके पास इतने पैसे बचे रहते हैं कि वो हाँ हाँ आरबीआई हाँ के हाँ, बिल्कुल बचे रहते हैं, बिल्कुल बचे रहते हैं। और कभी कभार उनको अगर जैसे लेंडिंग, अगर जैसे आप मान लो कि ज़्यादा लोन, अगर जैसे इकोनॉमी पूरी डाउन है, ठीक है, लोन नहीं दे रहे हैं लोग, जैसे अभी जैसे कोविड के टाइम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लोग लोन नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, लोग नहीं लेंगे लोन, तो क्या होगा, बैंक में एक्सेस पैसा रहेगा, वो तो वो बैंक जो है कहीं ना कहीं से तो इनकम अर्न करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास ही अपना एक्स्ट्रा फंड पार्क कर देगा, ठीक है। तो वहां से उसको ओके। 3% रेट तो कम से कम मिल ही जाएगा। ओके, चलो एसएलआर और से यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखते हैं। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं ओएमओस, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, ओएमओस बहुत कंडक्ट करता है आरबीआई। तो हमने एक बात की थी कि ये जो है जो आरबीआई रहता है वो एज ए एजेंट काम करता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट को उधार चाहिए होता है तो आरबीआई क्या करता है, ये वाले ऑपरेशंस चलाता है जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अच्छा, अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सिंपली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो रहती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे बेचना और ख़रीदना, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ पे ओपन मार्केट में यहाँ पे बेच रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं ये, ठीक है, बॉन्ड मार्केट में। तो यहाँ पे ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये ई कुबेर वाले प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे ये जो पूरा पैसा है
इकोनॉमी से यहाँ पे लिक्विडिटी कम बढ़ कर सकते हैं। तो ओएमओ कभी-कभार जो है यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए भी यूज़ करा जाता है, इन्फ्लेशन के लिए भी एज़ अ टूल यूज़ करा जाता है। तो ये जितने भी हम टूल्स पढ़ रहे हैं ना, इनसे अमाउंट ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो रही है, ठीक है? ये सारे क्या हैं? यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ठीक है? ओके। यस मैम। ओके, अब देखो यही इससे पैसा रेगुलेट हो रहा है। अब देखो ये यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे कंट्रोल कैसे होती है, जैसे कि सेम पूरा एक यहाँ पे बेस कॉन्सेप्ट पे है कि पैसा आपने खरीदा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरीके से चल रहा है। देखो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे यहाँ पे उधार चाहिए, वो एक यहाँ पे एक सिक्योरिटी बॉन्ड बना के इशू करती है कि ठीक है, ये इसमें इसमें टाइम पीरियड लिखा है, इंटरेस्ट रेट लिखा है, ठीक है, ये हो गया सरकार का बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। वो कहती है कि 10 साल बाद यूजुअली जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं वो 10 ईयर्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये अब ये किसको देगी यहाँ पे? आरबीआई को, कि भाई आरबीआई जाओ तो मेरे बिहाफ पे पैसा मार्केट से उठा के लाओ। तो आरबीआई क्या करेगी यहाँ पे? कंडक्ट करेगी क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे इस पे इन्होंने रख दिया इंटरेस्ट रेट 2% और इन्होंने कहा कि आप ये जो है इसे खरीद लो, 1 लाख रुपए मुझे यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो फिर लोग क्या होंगे? यहाँ पे लोग जो रहेंगे, इन पे जिन पे पैसा है, ये कहेंगे अरे गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ये बहुत सेफ बॉन्ड है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें 2% जो है, आप समझ लो यहाँ पे अगर इन्हें बैंक में पैसा इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है तो ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे ये लोग खरीदेंगे ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आरबीआई से, वो, ठीक है। 2% इनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 1 लाख रुपए ये दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? इन लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया इस गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? लिक्विडिटी जो रहती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे रिलीज होते हैं और लोग इनको खरीदते हैं तो लिक्विडिटी क्या होगी? यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? अपने पैसे से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये अब लिक्विडिटी कम होगी, जब लिक्विडिटी कम होगी इसका मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास बाकी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं बची हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? इसका उल्टा सिस्टम क्या रहेगा? यहाँ पे कभी कभार इन्फ्लेशन जो है आपको लोगों के हाथ में पैसा देना है, लेकिन आप डायरेक्टली इन्फ्यूज़ कभी भी लिक्विडिटी नहीं करते हो, ठीक है। देखो बहुत सारे यहाँ पे जो कंट्रीज़ रहते हैं, इंडिया की इस बार बहुत अच्छे से तारीफ़ भी हुई इस बारे में, क्योंकि हमने अपनी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे मैनेज की। हम ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे बाइडेन वाला, अगर हम यूएस की बात करते हैं, ठीक है, यूएसए में क्या हुआ? मतलब अगर आप यहाँ पे आम आदमी की भाषा में सोचो कि भाई इतने यहाँ पे इतना पंगा क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना और कम करना है, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा दे दो, है ना? इतना यहाँ पे क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आप मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह चला रहे हो, ठीक है। तो देखो यूएस में इन लोगों ने क्या किया? यूएस में इन लोगों ने बाइडेन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इन्होंने क्या किया? $1500 हर किसी को इन्होंने पकड़ा दिए एज अ बेसिक बेसिक मनी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेसिक मनी जब सबके पास आ जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन डेफिनेटली, लोगों के पास यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों के पास पैसा आएगा तो वो चीज़ें खरीदेंगे और इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा। और अभी इन्फ्लेशन इतना हो गया है कि यहाँ पे ये पूरी पॉलिसी की बाइडेन की यहाँ पे क्रिटिसाइज वहाँ पे करा जा रहा है यूएस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोविड के टाइम में इन्होंने डिमांड बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब पंगा करा कि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे पैसा दे दिया लोगों को। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए। तो ये जो है ये हमेशा इंडिया अभी बीच में करता आया, इन्होंने डायरेक्टली पैसा नहीं दिया है। अगर वो देते भी हैं, गरीब कल्याण योजना के अंडर देते हैं कि भाई गेहूँ दे दो, चावल दे दो, इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली पैसा किसी को नहीं दिया जाता क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो है यहाँ पे आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाए। अब देखो यहाँ पे जब जब यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा देना है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे ये बॉन्ड बॉन्ड जो आपके पास आपने खरीदे हुए हैं,
ठीक है, ये बॉन्ड हमें दे दो। लोगों के पास भी तो ये बॉन्ड होंगे ना जिन्होंने यहाँ पे पहले कभी खरीदे थे। तो आरबीआई आएगी, वो बोलेगी कि आपने ये जो बॉन्ड खरीदे थे ये मुझे वापस कर दो और मैं आपको पैसा यहाँ पे वापस कर देता हूँ। तो जब ये पैसे वापस करेंगे आरबीआई, तो यहाँ पे लोगों के पास फिर से पैसे आ जाएंगे, है ना। जब पैसे आ जाएंगे तो इकोनॉमी में भी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये समझ आया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किस प्रकार से यहाँ पे पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस मनी सप्लाई को, ठीक है, लिक्विडिटी को। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है ओएमओ से कोविड के टाइम पे भी। ओके, समझ आ गया? कुछ डाउट है इसमें? यस मैम, क्लियर है। ओके, देवांशी, आकांक्षा, ठीक है, बस एसएलआर और सीआरआर और देखते हैं। ओके ओके, समझ आ रहा है देवांशी, आकांक्षा? जी मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ये लास्ट टॉपिक देखते हैं, एसएलआर और सीआरआर, ठीक है। देखो, सीआरआर हमारा क्या रहता है, ये कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे आप कैश रख रहे हो आरबीआई के पास, ठीक है। बैंक के पास आप मानो कि यहाँ पे 1000 रुपये लोगों ने जाके डिपॉजिट किए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जो है पूरे 1000 के 1000 रुपये जो है उसको लेंडिंग नहीं कर सकता। ये क्या कहेगा, आरबीआई इसको बोलेगा कि 40 रुपये तू मुझे दे दे, 4% मैं यहाँ पे सीआरआर रखता हूँ, तो मतलब 4% 1000 का कितना हुआ, 40 रुपये। वो कहते हैं कि 4% तू मुझे दे दे, और कभी भी तेरी बैंक में जब पैसा नहीं होगा, यहाँ पे तेरी बैंक जो फेल करेगी या फिर तुझे कभी ज़रूरत रहेगी, तो मैं तेरे को वो वापस कर दूंगा। तो देखो, ये इसने 40 रुपये जो है यहाँ पे आरबीआई ने जो बैंक से है वो रख लिए एज अ फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कुछ जैसे मतलब हम घर में भी करते हैं ना कि हमारे पास सारे पैसे, अगर हमारे पास इनकम है तो हम उसको पूरा नहीं खर्च करते हैं, हम उसको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है सेव कर लेते हैं कि हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है सीआरआर वाला, कि आरबीआई यहाँ से जो बैंक से है थोड़ा-सा परसेंट जो है रेशियो उसको फ़िक्स करने के लिए बोल देता है कि तू मेरे पास रख दे, ठीक है। उसी पैसे को ये बाद में एज़ अ रेपो रेट पे देते रहते हैं बैंक को, जब भी बैंक को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा थोड़ी है, यही जो यहाँ पे सीआरआर के फॉर्म में जो आप बैंक आरबीआई के पास रख रहे हो वही तो यहाँ पे लेंड करेगा रिवर्स रेपो रेट में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, ठीक है। तो यही पैसा जो है यहाँ पे लेंड करता रहता है। तो ये आपका जो अमाउंट है इसको हम कहते हैं सीआरआर। ओके, अच्छा, अब सीआरआर को हम कम बढ़ करने से यहाँ पे आरबीआई की क्या असर पड़ता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप बढ़ा दोगे यहाँ पे, तो अगर आपने जैसे ही बढ़ा दिया ये इसको पूरा, तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे बैंक के पास कम पैसा रह जाएगा। बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो यहाँ पे लोगों को भी कम पैसा दे पाएंगे, ठीक है। कम पैसा दे पाएंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सीआरआर को बढ़ाने से लिक्विडिटी क्या रहती है, कम रहती है। और सीआरआर को अगर आप कम करोगे, आपने मानो 3% इसको कर दिया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे 960 की जगह 970 रुपये हो जाएगा। तो देखो 10 रुपये जो है इकोनॉमी में बढ़ ही गए ना। तो जब ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब सीआरआर के कम करने से आपका क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये डायरेक्ट इसमें सीआरआर और बैंक रेट और रेपो रेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इनके बढ़ाने कम बढ़ करने से क्या यहाँ पे इकोनॉमी में असर पड़ता है इन्फ्लेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो इनके जो यहाँ पे मैं आपको लिंक करके बता रही हूँ, ये बिल्कुल याद रखना। ओके, चलो एसएलआर देखते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये सेम बातें दे रखी है कि क्या कैश रिजर्व रेशियो हेल्प करता है हाई इन्फ्लेशन में। तो हाँ, बिल्कुल हाई रेशियो में हाई इन्फ्लेशन में हेल्प करेगा। आप इसको यहाँ पे बढ़ा दो तो लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, बैंक के पास कम पैसा रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या रहता है। ओके, देखो एसएलआर क्या रहता है, एसएलआर ये कैश रिजर्व रेशियो तो जो आरबीआई के पास यहाँ पे पैसा रख रही है बैंक। एसएलआर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा परसेंटेज
जो यहाँ पे चाहे गोल्ड फॉर्म में हो, गोल्ड हो, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड हो, जो भी यहाँ पे क्रेडिबल एसेट हैं, ठीक है, चाहे कैश में भी हो, ये जो है इसको यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अपने पास फिक्स रखो, ठीक है। बैंक्स जो हैं, बैंक्स को बोलते हैं कि आप ये जो है पूरा आपका 900 क्या कहते हैं, 1000 रुपये जो है, 1000 रुपये का आप 22% जो है एज अ गोल्ड फॉर्म और जो भी फॉर्म है, इसको आप फिक्स कर दो, इसको आप मत लेंड करो, ठीक है। अपने पास ही चाहे उसको आप रखो, मुझे मत दो, अपने पास ही रखो, ठीक है। तो वो जो अमाउंट रहता है, वो जो रेशियो रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे SBI के पास क्या है, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब 1 करोड़ में से RBI गेव हिम ऑर्डर दैट यू मस्ट कीप 10 लाख रुपीज CRR एज अ CRR अलग से। तो यहाँ पे देखो 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो SBI के पास कितने रुपए बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 90 लाख रुपए, ठीक है। अब 90 लाख में से भी कुछ यहाँ पे अमाउंट जो रहेगा, ये कहेंगे आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्म में आप रखो, ठीक है। सारा इसमें से भी आप इसको लेंड नहीं कर सकते। ओके मैम। मैम इसमें ये जो SLR होता है मैम, इसकी क्या कोई एक ऐसी भी मतलब इनको अपने पास रखना होता है, तो क्या पता ये उसमें से भी खर्च कर दें? नहीं, उन अगर खर्च करेंगे तो फिर इनको MSF के अंडर या फिर से यहाँ पे लोन वोन लेना पड़ेगा, उसको आपको नो डाउट मेंटेन करना ही है। अब जब यहाँ पे ऑडिट रहेगा ना, तो फिर उसमें पता ही चल जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। इसीलिए तो यहाँ पे बैंक गड़बड़ तो बिल्कुल करते होंगे, ये लोग अपने रिकॉर्ड छुपाते हैं, लेकिन फिर वो ऑडिट में पता चल गया तो फिर इनको यहाँ पे और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस पर पीनल रेट्स रहेंगे, ठीक है। ओके मैम। देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए चला गया, अगर 1 करोड़ की हमने बात की थी, 10 लाख रुपए चला गया यहाँ पे CRR में। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 25% है, 25% है, जो देखो यहाँ पे जो SLR रहता है वो यहाँ पे 20% के आसपास रहता है, तो उसमें से आप मान लो अगर यहाँ पे SLR 25% है तो 25 लाख रुपए SLR के फॉर्म में चला गया। तो देखो यहाँ पे 25 + 10 35 लाख जो है, 1 करोड़ में से आप नहीं लेंड कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास बचा 65 लाख, इसको आप लेंड करो, ठीक है। लेंडिंग अमाउंट आपका इतना रहता है। यस मैम हाँ जी, मैम जो CRR है वो RBI को जमा करना पड़ता है और हाँ। SLR नहीं करना पड़ता है ना, नहीं वो अपने नहीं पास नहीं रखना पड़ता है। हाँ, SLR ये है कि आपको इतना अमाउंट 25% अपने पास रखना ही रखना है। आप ये नहीं, देखो मम्मी ने पैसे दिए मुझे 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये, मम्मी कहती कि चल तू मत रख, 5 रुपये मेरे पास सेफ में रख दे, तो 95 रुपीज़ तेरे पास बचे। अब उसमें उन्होंने बोला है मुझे, इस 95 रुपीज़ में से भी अब तू सब मत खरीद लेना, सब कुछ जाके यहाँ पे खर्च मत कर देना, ठीक है। SLR के फॉर्म में कुछ अपने पास सेविंग रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तू पूरा 95 की 95 यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दे, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो 95 में से मैं अब कहूँगी मेरे पास यहाँ पे 65 रुपये जो हैं वो मैं यहाँ पे खर्च कर दूँगी, बाकी जो है मेरे पास 30 रुपये मैं अपने पास रख लूँगी, ठीक है, अपने एज अ सेविंग, कि मुझे कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 30 रुपये इनको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो एक जो CRR है वो हम RBI के पास सेफ रख देते हैं, SLR जो है वो हम अपने पास सेफ रख लेते हैं। मैं बैंक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखो सेम अगर हम तरीके से इसी तरीके से बात करें, अगर मैं SLR बढ़ा दूंगी, SLR अगर मैंने बढ़ा दिया, RBI ने बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे मैम SLR हाँ मैम इकोनॉमी में कम पैसे जाएंगे। है ना, मैम जो यहाँ पे बैंक थे उनको तो भाई और भी पैसा यहाँ पे, फिर यहाँ पे उनके पास कम हो जाएगा उधार देने के लिए लोगों को, है ना। तो SLR जैसे ही बढ़ाओगे वैसे बैंक के पास जो लेंडिंग वाला अमाउंट रहता है ना, वो यहाँ पे कम रह जाएगा। कि अब आप कह रहे हो मुझसे कि पहले 65 रुपये मेरे पास थे, अब मेरे पास 60 रुपये बचे,
उधारी देने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इकोनॉमी में भी यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप कहो यहाँ पे एसएलआर को कम करते हो, तो अब बैंक की तो मज़े हैं। बैंक अब कहो कि 65 रुपये का लोन दे रही थी, तो अब वो 70 रुपये का लोन देगी, ज़्यादा लोन देगी, है ना। तो इकोनॉमी में यहाँ पे क्या होगा, पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर आपको रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन जब रिड्यूस करना है, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस करने का मकसद है मनी सप्लाई को आप कम करोगे या लिक्विडिटी को आप कम करोगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से चलना कि उसको, उसके हिसाब से आप, जो आरबीआई है वो यहाँ पे क्या करेगी। अगर हमें इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है, तो देखो यहाँ पे सीआरआर को क्या करेगी, लिक्विडिटी कम करने के लिए इंक्रीज़ करेगी। फिर एसएलआर को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे रेपो रेट को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, है ना। फिर यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी, इसको भी इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे भी रेपो रेट बढ़ेगा तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बैंक रेट है, वो भी यहाँ पे रेपो रेट पे डिपेंडेंट है, उसको भी आपको वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करी थी। तो आपको जब इकोनॉमी से लिक्विडिटी सक करनी है, तो वहाँ पे आरबीआई जो अपने पास, जो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ थी, ये सेल गवर्नमेंट क्यों लिखा है, बाय यहाँ पे करेंगे। नहीं, ये यहाँ पे बाय होगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होगी, आम जनता से ये लोग खरीद लेंगे, ठीक है। जब आम जन सॉरी हाँ नहीं, ये लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। जब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि अब जो लोगों के पास पैसा होगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने में यहाँ पे चला जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या रहेगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी किस तरीके से बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे इस तरीके से बढ़ती है कि आपको इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा दोगे कोविड के बाद, ठीक है। और जब पैसा दोगे तब तो यहाँ पे ये लोग जाके यहाँ पे कुछ खरीदेंगे सामान, है ना। और यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ने से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कि भाई हमें तो बहुत मुनाफा हो रहा है, लोग आजकल खूब खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दोगे, यहाँ पे इकोनॉमी में जब आप इन्फ्लेशन करोगे, सब लिक्विडिटी बढ़ाओगे, तो उसको भी आप मॉनेटरी पॉलिसी को उसी प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कल हम थोड़े से यहाँ पे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे और एमपीसी देखेंगे कि जो अब नई यहाँ पे कमिटी है, जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, वो यहाँ पे किस तरीके से काम करती है, ठीक है। कुछ पूछना है?